उस वक्त कहा गया उसे कि हम दे रहे हैं तुम्हें पानी, लेकिन उसको शायद इतना सब्र नहीं था, बच्ची ही थी वो। तो उसने एक ग्लास के अंदर पूरा फुल भरा हुआ केरोसिन था, उसने वो ओहो! उठाया और पी लिया। पानी को समझ के उसने केरोसिन पी लिया। तुम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती आजकल? मैंने कहा नहीं। उसने पूछा क्यों? मैंने कहा पता है कितना टफ एग्जाम है, इतना सारा कंपटीशन होगा और मुझे तो इतने लोगों के साथ आगे चलना है, अगर मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओहो! मैंने सबसे पहले वो थंबनेल देखा राइट। जहाँ पर आप थे, एक कोई और भी थे जिनका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया था उस दिन। मैंने देखा और मैंने सोचा कि देखो ना, वो क्या क्या कर रहे हैं भगवान के नाम पे, मतलब कुछ पक्का इन्होंने कुछ मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। मुझे नहीं पता, मैं देखा नहीं है, मुझे देखना भी नहीं है। फूफा जी भी उस दिन साथ में ही थे। तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं कि अब हम डायरेक्ट सालासर बालाजी चलते हैं। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर बाकी हॉस्पिटल्स नहीं थे, डॉक्टर्स नहीं थे, लेकिन अब जो स्टेप लेना था वो था सालासर बालाजी जाना। प्रभु विश्वास की लाज रखते हैं और उनके दरबार में भला कुछ अनर्थ कैसे हो सकता है। सालासर बालाजी जो धाम है वो भूमि का प्रताप है। साक्षात सालासर बालाजी वहां पे विराजते हैं। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिक स्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से लौटा हूं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन के साथ। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन है और उत्सुक हैं अपने अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करें और मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हमारा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार बहन, जय श्री राम आपको। जय श्री राम भैया, और जय श्री राम सभी को जो इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं। जय श्री राम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में और धन्यवाद जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय बालाजी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल बहन ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? भैया मेरा नाम कृतिका माटोलिया है और मैं सुजानगढ़ राजस्थान की रहने वाली हूँ। और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ, स्केचेस बनाती हूँ, पेंटिंग्स वगैरह। जी। और इसके अलावा मैं एक एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगा जानकर और सबसे अच्छी बात यह है कि अब सुजानगढ़ यानी सालासर बालाजी आपसे ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा लगा जानकर। हम बहुत उत्सुक हैं आपके अनुभव को जानने के लिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी भक्तों से कहना चाहूंगा कि अगर आप रेगुलर बेसिस पर हनुमान जी से जुड़े अनुभव देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उनकी महिमा सुनना चाहते हैं भक्तों के मुख से, तो अवश्य हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आने वाले नए नए अनुभव भक्तों से जुड़े आप सबसे पहले देख सकें। और जैसे आपको पता है, जैसे ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं और साथ ही साथ जो भी आपके अनुभव रहे हैं शुरुआत की जर्नी के बाद, जो भी आपके अनुभव रहे हैं जिसमें प्रभु ने जो भी असंभव कार्य संभव किए हो या उनकी ऊर्जा महसूस की हो या कोई संकेत मिले हो या फिर ऐसे कोई अनुभव जिससे आपका उनके उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ है, तो जो भी आपकी जर्नी है उसे आप डिटेल में साझा कर सकते हैं। तो भैया एक राजस्थान के एक ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है, और एकदम मारवाड़ी परिवार, और सालासर के पास में है हम। तो शुरुआत में मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि मैं भगवान से दूर हूँ। हमेशा घर में ही मैंने अपने पेरेंट्स को पूजा करते हुए देखा। राम राम का नाम मेरी दादी हमेशा जपा करती थी, तो मैंने हमेशा वही सुनी और बढ़ती गई। और ये कई बार ऐसा हुआ है, मुझे अभी भी धुंधली अपनी यादों में याद है कि मैं बहुत बार सालासर गई हूँ। और जब मैं सालासर जाती थी तो मुझे याद है कि हम हमारे घर में कई सारे बच्चे थे। तो हम्म। अब सब बच्चों को गोद में उठाना संभव नहीं होता, तो हमारी जो मम्मी थी, हमारी जो दादी थी, वो हमें अपना पल्लू पकड़ा देती थी और बोलती थी इसको पकड़ के रखना और धीरे धीरे हमारे पीछे पीछे चलते आना। राइट। तो कई बार ऐसा भी किया है मैंने कि सालासर मंदिर का मुझे अभी भी याद है, जो पुराना जो गेट हुआ करता था, थोड़ा सा चबूतरा था, किस तरह से उसकी एंट्रेंस थी, जो परिक्रमा हम लगाया करते थे, वो सब कुछ। तो उस बीच में मैं कई बार इधर उधर देखने के चक्कर में उनका हाथ छोड़ देती थी, इधर उधर हो भी जाती थी। और वापस हमेशा थोड़ी ही देर में मैं सोचती थी बस कहीं से मिल जाए वो मुझे, और वापस मिल जाती थी। तो बस इसी तरह से कभी सालासर बालाजी जा रहे होते थे, कभी पास में यहाँ पर एक डूंगर बालाजी भी है,
एक छोटा सा डूंगर बना हुआ है, उस पर बालाजी का मंदिर है। तो जी। वहां पर भी मैं अपने फैमिली के साथ कई बार गई हूँ। तो बस इसी तरह से मेरे घर के अंदर पूजा पाठ होता था और वही देखती थी। लेकिन ऐसा कुछ पर्सनल नहीं था कि मुझे भी पूजा के अंदर बिठाया जा रहा है, बोला जा रहा है कि तुम भी कुछ पाठ करो, कुछ ऐसा हुँ, वैसा, ऐसा कुछ नहीं था। इवन मेरी दादी इतनी प्रोटेक्टिव थी, उनको ऐसा हुँ, लगता था कि अगर बच्चों को छोड़ दिया जाएगा भगवान के पास अकेले, तो वो खुद को जला लेंगे, या तो अगरबत्ती से या तो दिए होता से। है। यस। तो बस ऐसा कुछ रहा। उसके बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई, करीब 7-8 साल की थी मैं, तब मैं अपनी नानी के घर चली गई, कुछ साल वहां पर रहने के लिए। हुँ, हुँ, मैं वहां पर 3 साल रही हूँ। और ये शेखावाटी अंचल रहा है, राजस्थान का बहुत ही खूबसूरत सा इलाका, जहां पर पुरानी हवेलियां होती है। और ऐसे ही मेरे नानी के घर में मैं रहा करती थी। नानी घर में अकेली होती थी, और मैं उनको पूजा करते हुए देखती थी, किस तरह से वो आरती कर रही है, हनुमान चालीसा का पाठ कर रही है। और उसी के साथ मेरी भी जर्नी हनुमान चालीसा के साथ स्टार्ट हो गई। वो डेली शाम हुँ, को एक तो गीता जी का पाठ करती थी, जिसे मैं मुझे सुनना बहुत पसंद था। समझ में हुँ, आए ना आए वो बात की बात है, पर सुनना तो है। सही। और दूसरा था हनुमान चालीसा। तो मुझे लगता था हनुमान चालीसा तो छोटी है, और हुँ, हिंदी मुझे पढ़नी आती है, तो मैं उसे पढ़ सकती हूँ। हुँ, अब मैंने देखा कि मेरी बहन तो पढ़ रही है, मेरी दीदी पढ़ रही है, और राइट। मुझे अलाउ नहीं हो रहा है, क्योंकि घर में 2 ही हनुमान चालीसा थी। एक हुँ, नानी पढ़ रही थी और एक वो। अब मैं छोटी थी, मुझे भी चाहिए था कि मुझे भी हनुमान चालीसा पढ़नी है। तो कभी-कभी हुँ, नानी अपनी वाली बुक मुझे दे देती थी। लेकिन फिर ज़्यादा जब मेरा होने लगा, तो उन्होंने एक नई बुक लाके मुझे दे दी। अब मैं भी उनको देख-देख के, कभी ऐसा होता था कि 5 बार पढ़ लिया, कभी 7 बार पढ़ लिया, और खुश होना हुँ, कि यार देखो मैंने भी किया है। तो कुछ इस तरीके से होता था। और पूजा भी मैंने वहीं से स्टार्ट कर दी। और मुझे याद नहीं है मेरी नानी एग्जैक्ट क्या गाया करती थी, पर हुँ, मुझे थोड़ी-थोड़ी आरती समझ में आती थी जो वो किया करती थी। जैसे कि तो उसको सुन के मैं भी करती थी। वो मैं ऐसे बोला करती थी, जय बजरंग बंका, जय बजरंग बंका। मुझे उसका कुछ नहीं, कुछ हुँ, पता नहीं है कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है, बस कर की जाती थी। अगर मैं अपने शुरुआत की एक्सपीरियंसेस की बात करूं, तो जब मैं यहीं पर थी सुजानगढ़ में, जी। उसी टाइम पे मेरा स्कूल चला करता था, और 15 अगस्त का दिन था। हुँ, हुँ, और मैं और मेरी बड़ी दीदी, हम दोनों एक ही स्कूल में थे। और हम स्कूल से घर आ रहे थे, हम दोनों के हाथ में लड्डू थे। हमारे घर में हमारी एक छोटी बहन भी थी, वो मुझसे छोटी है 3.5 साल। तो जी। वो घर पर ही रहा करती थी। तो हम बहुत खुश थे कि हम उसको भी लड्डू खिलाएंगे, उसको दिखाने वाले हैं। अपनी प्लानिंग के साथ हम घर आते हैं। जब हम घर आते हैं तो देखते हैं कि घर में थोड़ा रोने वाला माहौल है, रो रहे जी। हैं सब जोर जोर से। हुँ, हुँ, और मेरी बुआ थी, और मेरी बहन को उन्होंने गोद में ले रखा, और वो बड़ी जोर जोर से रो रही है। फिर पता चला कि मेरी जो बहन है, उसको पानी पीना था। वो किचन में हुँ, गई, वहां उसने पानी मांगा कि मुझे पानी पीना है। उस वक्त कहा गया उसे कि हम दे रहे हैं तुम्हें पानी, लेकिन उसको शायद इतना सब्र नहीं था, बच्ची ही थी वो। तो उसने एक ग्लास के अंदर पूरा फुल भरा हुआ केरोसिन था, उसने वो ओह! उठाया और पी लिया। पानी को समझ के उसने केरोसिन पी लिया। तो उसकी वजह से ऑब्वियस था ये कि उसकी तबीयत खराब हो गई। जब सब लोगों को पता चला कि इसने केरोसिन पी लिया है, तो मेरे ही घर के पीछे की साइड में एक हॉस्पिटल है। तो वो हुँ, मेरी मम्मी और मेरी छोटी बुआ दोनों उसको लेकर भागे हॉस्पिटल। लेकिन पता चला कि आज हॉस्पिटल का स्टाफ छुट्टी पे है, ड्यू टू 15 अगस्त, इंडिपेंडेंस डे है, कोई डॉक्टर वहां पर अवेलेबल नहीं था। हुँ, अभी हमारे ही घर के पास में हमारे ही एक रिलेटिव हैं, जो डॉक्टर हैं। हुँ, तो लगा कि चलो अब उनके पास चलते हैं। जब उनके पास गए तो पता चला कि वो भी शहर के बाहर हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। हुँ, तो वो बहुत परेशान निराश होकर फिर से घर पर आ गए। राइट। और जब इस तरह की सिचुएशन होती है, और एक ऐसी फैमिली जिनके बालाजी में और श्याम बाबा में बहुत श्रद्धा, तो अब एक ही बात बुआ के समझ में, बुआ भी बहुत मानती है बालाजी को, मेरे फूफा जी भी बहुत मानते हैं, और फूफा जी भी उस दिन साथ में ही थे। तो उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं कि अब हम डायरेक्ट सालासर बालाजी चलते हैं। ऐसा नहीं था कि यहाँ पर बाकी हॉस्पिटल्स नहीं थे, राइट। डॉक्टर्स नहीं थे, लेकिन अब जो स्टेप लेना था वो था सालासर बालाजी हुँ, जाना। तो अब हम सालासर बालाजी के लिए रवाना हो चुके थे। मेरी बहन छोटी वाली, मेरी दीदी और मैं, मेरी बुआ जी और फूफा जी, हम 5 लोग थे, सालासर बालाजी मंदिर में गए। इस ड्यूरेशन में जब तक हम सालासर बालाजी पहुंचे हैं, हुँ, उसकी हालत कुछ वैसी ही थी। वो वैसे ही गर्दन टिकाकर सो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो जैसे बेहोश होना चाहती है, पर वो पूरी तरह से बेहोश भी नहीं थी। जी। और हम लोग उसको लेकर वहां पर पहुंचे। जैसे ही हम मंदिर के अंदर एंटर हुए,
हुँ, जो जहाँ से हम बालाजी को देखते हैं। जी, पहले के टाइम में जो धुनी है उसके पास से ही एंट्री होती थी और जो बाहर की तरफ लोग बैठकर सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया करते थे। तो वो जैसे ही बालाजी के समक्ष गई, उसको उसी टाइम पे वॉमिटिंग स्टार्ट हो गई। जो केरासुन उसने पी लिया था, अब वो उसके निकल रहा था। निकल रहा तो उस टाइम मेरे फूफा जी ने हाथों को कुछ यूं किया ताकि वो वहां पर बिखरे नहीं, क्योंकि है। भक्त जन होते हैं, हुँ, हमें ही अपनी मंदिर का सफाई का ध्यान रखना होता है। हुँ, तो उन्होंने ऐसा किया और उसको फटाफट से बाहर लाए जहां पर नल बने हुए हैं। आज भी जब हम एंटर होते हैं तो वहां पर नल है। हुँ, उसको वहां लाया गया। उसने जितना भी केरोसिन पिया था वो वहीं पे निकल गया। क्या उसके बाद हम वापस मंदिर के अंदर गए, हमने परिक्रमा की हुँ, और हम वापस घर के लिए रवाना हो गए। जी, जब वो घर आ रही थी, वो मंदिर के अंदर ही फिर से उसकी उछल कूद शुरू हो चुकी थी। वो जितनी चंचल थी, उसकी जी, चंचलता उसकी वहीं से स्टार्ट हुई। वो फिर से हंस रही है, ओह! खेल रही है, बातें कर रही है। और इस तरह से बालाजी ने उसके प्राणों की रक्षा की उस दिन। और ये मेरे जीवन का पहला अनुभव था, जहां से मुझे ये समझ में आया, एक छोटी सी लड़की, उसको ये समझ में आता है कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है और आप बालाजी का नाम लोगे तो वो आपकी सुनेंगे। बिल्कुल, सुनते हैं वे और वो भी बिना दवाई के जैसे आपने कहा, वो विश्वास हाँ, ही था, प्रभु पर जो विश्वास है और प्रभु विश्वास की लाज रखते हैं और उनके दरबार में भला कुछ अनर्थ कैसे हो सकता है। सालासर बालाजी जो धाम है, वो भूमि का प्रताप है। मोहनदास जी बाबा का तपस्थली कहें, साक्षात सालासर बालाजी वहाँ पे विराजते हैं। मैंने कुछ ही दिन पहले उनके दर्शन किए, मतलब मंत्रमुग्ध हो गया था। और आप तो भाग्यशाली है कि आप ज़्यादा दूर नहीं रहते। तो जब इससे क्या पता चलता है, जब संकट आता है तो बस एक ही है, नज़र प्रभु की तरफ ही जाती है। तो मैं शॉक था कि छोटी बच्ची, तकरीबन क्या उम्र होगी आपकी बहन की, जो ये घटना घटी तब? वो 1 या 1.5 साल की होगी। 1 डेढ़ साल, केरोसिन पीना, वो भी इतनी छोटी कोमल बालक। आप सोचिए कि मतलब जब आपने कहा ना केरोसिन पी लिया तो मतलब मैं खुद एक एक अलग फीलिंग हो रही थी, मतलब क्या हुआ होगा, मैं वही सोच रहा था। जैसे जैसे आप अनुभव में आगे बढ़ते गए, फिर प्रभु के प्रांगण में जो हुआ वहां पे, देखिए असंभव को संभव वे ही कर सकते हैं, उसका ये साक्षात प्रमाण है। अच्छा लगा जानकर। प्लीज प्लीज कंटिन्यू करें, हम सुनना चाहेंगे और आपको। जब भैया मैं अपनी नानी के घर में थी हम्म। और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, जी। लेकिन ये पता नहीं था कि बालाजी के साथ में हूँ, बालाजी मेरे आसपास हैं, वो मेरा ध्यान रख रहे हैं, ये कुछ भी नहीं पता था। हम्म। तो उस ड्यूरेशन में मैंने अपने बड़ों को देखा, जो हमसे बड़ी उम्र के होते हैं, वो हम्म। इंग्लिश बहुत अच्छे से पढ़ लेते हैं और बोल लेते हैं। और उनको देख के मैं ऐसा सोचा करती थी, तो क्या कभी ऐसा होगा कि मैं इंग्लिश इतनी अच्छी बोल पाऊंगी? हम्म। मतलब मैं तो मारवाड़ी में बात करती हूँ, बस स्कूल जाना होता है, वहां पे हिंदी में बात कर लो। राइट। लेकिन ये लोग तो फोन में भी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ है, कुछ बुक में लिखा हुआ है, पढ़ पा रहे हैं। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी कि जो हनुमान चालीसा की जो लाइन है ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोही, तो वो मेरे साथ भी चल रही है। जी। जब मैं वहां पर गई हुई थी, तो मैं जब भी स्टडी करती थी, मेरे क्लास के अंदर सेकंड रैंक, कभी थर्ड रैंक, तो कुछ ऐसा हो रहा था मेरे साथ। हम्म। और जो मैं सोचा करती थी कि क्या कभी मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी होगी, तो मैं क्लास के अंदर हमेशा मेरे इंग्लिश के मार्क्स सबसे हाईएस्ट होते थे। मतलब सारे बच्चे मेरे से पीछे, मैं सबसे आगे। क्या? तो उस वक्त मुझे ये बातें पता नहीं थी कि ये सब क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। अब आज जब मैं अपनी जर्नी को पीछे मुड़ के देखती हूँ, तो ये मुझे पता चलता है। और ये हमेशा मेरे साथ रहा। जैसे जैसे मैं अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी, अपनी स्टडीज में आगे बढ़ी, मैं एक मेरिट स्टूडेंट बन गई, मैं इतना अच्छा परफॉर्म कर रही थी। एक बार मुझे याद है कि जब मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ था, जी। पीजी कंप्लीट हुई मेरी, तो मैं परेशान थी कि यार इतने कम मार्क्स आए हैं मेरे तो बहुत कम मार्क्स आए हैं। फिर मुझे पता चला कि इस साल यूनिवर्सिटी का रिजल्ट बहुत खराब निकला है और मैं टॉपर हूँ, वो भी इतने खराब मार्क्स के साथ। ये तो मुझे, हाँ, और पता है, कभी मुझे ये नहीं लगा कि जो ये मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ वो मेरे हम्म। साथ है। ये हम्म। उसका ही कुछ पुण्य प्रताप है कि मैं आगे बढ़ रही हूँ। इवन मैंने एक प्राइवेट जॉब के लिए भी इंटरव्यू दिया, मैंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी इंटरव्यूज दिए। हम्म। तो कभी भी इंटरव्यू में मेरे साथ ये नहीं हुआ कि इंटरव्यूअर ने कुछ क्वेश्चन पूछा और मुझे उसका आंसर पता नहीं है। हमेशा मुझे ऐसा बोलना ही नहीं पड़ा, सॉरी सर, मुझे इसका आंसर नहीं पता। इवन मेरे साथ एक बार ऐसा भी हुआ है, जब मेरी पहली जॉब थी, हम्म। मुझे पता नहीं था कि आज मेरा इंटरव्यू है, मैं बड़े आराम से घर से निकली हूँ।
हुँ, और इवन जब मैंने गेट खोला, मुझे कुछ हुँ, नहीं पता इंटरव्यू के रूम में जाने के लिए। मैं सीट पर बैठी, मुझे नहीं पता है कि ये इंटरव्यू है, और एक सरप्राइज इंटरव्यू था मेरे लिए। ओके। ओहो! जब मैं गेट से बाहर निकल रही थी, तो वो मेरे बारे में बात कर रहे थे, इस लड़की का नॉलेज कितना अच्छा है। और मुझे मुझे सच बताऊं ना, तो भैया मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम तक कि ये जो मैं हनुमान चालीसा पढ़ रही हूँ, वो मेरे हुँ, साथ इतनी ज्यादा साथ मेरा दे रही है। लेकिन भैया वो होता है ना कि जॉब तो मुझे मिल गई थी, हुँ, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है मेरी लाइफ हुँ, में। लेकिन मुझे जब तक चीजें बहुत आसानी से मिलती है, तब तक हमें लगता है कि यार ये क्या, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और मेरे साथ में जितने भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे, वो हमेशा मुझसे कहा करते थे कि अगर किसी दिन यूपीएससी का एग्जाम इस लड़की ने दे दिया, हुँ, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर जाएगी। हुँ, तो मैं भी सोचती थी कि चलो ठीक है, अपन इंटेलिजेंट है, सब कुछ बढ़िया होगा। अभी तक लाइफ बहुत इजी मोड में चल रही थी, मुझे जो चाहिए था बड़े आराम से मुझे मिल रहा है, सारे एग्जाम पास हो रहे हैं। तो एक कॉन्फिडेंस राइट। आया अंदर से। तो फिर उसके बाद में मैं एक अलग एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने लगी। अब तक वो सब्जेक्ट मेरे लिए बिल्कुल नए थे। इससे पहले भी ऐसा हुआ है कि कुछ नया मुझे पढ़ने के लिए मुझे पता होता था कि अगर मैंने इसको स्टार्ट किया तो मैं इसको मास्टर कर लूंगी, कोई सब्जेक्ट मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है। पता नहीं था कि ये मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे करवाने वाला मेरे साथ कोई और है। और इसका मुझे कोई कुछ नहीं पता था। सब चल रहा है बहुत अच्छे से, और मैं एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने लग गई। और ये मेरी जिंदगी का थोड़ा सा मैं बोलूंगी कि खराब सी चीजें हुई मेरे साथ, हुँ, कि मैंने 2 साल तक हनुमान चालीसा बिल्कुल नहीं पढ़ी। ओहो! और हाँ, और रीजन रीजन बताती हूँ। मेरी दीदी ने मुझसे पूछा, तुम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ती आजकल? हुँ, मैंने कहा नहीं। उसने पूछा क्यों? मैंने कहा पता है कितना टफ एग्जाम है, इतना सारा हुँ, कंपटीशन होगा, और ओहो! मुझे तो इतने लोगों के साथ आगे चलना है। अगर मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ओहो! तो तो ना ये चीजें होने लगी, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि अब तक मैं सबसे ज्यादा आगे एक मेरिट स्टूडेंट, वो जो टेक लगा हुआ था सब लोगों की ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा उम्मीदें थी मेरे साथ, वो धीरे धीरे सब चला गया। मैं एक के बाद एक एग्जाम दे तो रही थी, 2 सालों में मैंने एग्जाम तो दिए, पर मैं फेल होती गई। ओहो! लेकिन वो होता है ना भैया कि आप भगवान से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाओगे अगर आपने बहुत ज्यादा भक्ति की है। ऐसा नहीं था भगवान को हाथ नहीं जोड़ रही थी या आरती में शामिल नहीं हो रही थी, पर बस हनुमान चालीसा नहीं कर रही थी, वो छोड़ चुकी थी पूरी तरह से। और फिर मुझे लगा कि नहीं, फिर से स्टार्ट तो करना चाहिए अपने को। तो फिर बाद में मैं फिर से मेरा 2022 और मिड था ये, और मैं फिर से स्टार्ट कर दी। हुँ, और इन 2 सालों में एक बात ये भी हुई थी कि एकदम अकेले रूम में रह रही थी, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही थी। जो भी मेरे फ्रेंड्स थे, कोई भी कांटेक्ट में नहीं थे, मतलब जीरो कांटेक्ट। बस एक रूम, कुछ बुक्स, और मैं। इवन मेरा घर के बाहर, गेट के बाहर भी पैर रखने का कोई काम नहीं है। ओके। तो कुछ ऐसी मेरी लाइफ थी, क्योंकि मुझे तो बहुत एग्जाम क्रैक करना था, हुँ, सक्सेस होना था लाइफ में, और बस वही चल रहा था। अब उसकी वजह से मेरा वेट भी बहुत कम हो गया था। हुँ, लोगों के साथ ज्यादा मिलना नहीं है, बाहर निकलना नहीं है, तो वॉक भी नहीं हो रही है। तो जब मैंने स्टार्ट किया, तो मेरे पापा ने मुझे बोला कि चलो एक काम करते हैं, अब से हम डेली मंदिर जाएंगे। हुँ, उनको ये लग रहा था कि अगर बाहर जाएगी तो कुछ अलग भी देखेगी, घर पे रहेगी चिड़चिड़ी होगी। तो राइट। मुझे बस रूम से निकालना था उनको। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो अब हम लोग सुबह सुबह करीब 6 सवा 6 के बजे, हमारे घर के पास एक मंदिर है, उसमें आरती होती है। जी। बालाजी का मंदिर है वो, हुँ, और साथ में एक शिवालय भी है। तो आपको मंदिर भी जाना है और शिव जी को जल भी चढ़ाना है। जी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हम दोनों वहां पर जा रहे थे। सुबह की आरती होती थी, जिसको मैंने अटेंड करना स्टार्ट किया। एट फर्स्ट आई डोंट वांट टू अटेंड इट, मेरा कोई मन हुँ, नहीं था। मुझे ऐसा था कि अगर आ गए तो हाथ जोड़ूंगी, निकल लो जल्दी से, टाइम वेस्ट हो रहा है भाई मेरा तो। राइट। मुझे तो पढ़ना है घर जाकर। तो ऐसी थोड़ी मेरी बुद्धि हो चुकी थी। पर वो 10 दिन चला, 15 दिन चला, पर वो सीधी सी बात है, आपका इंटरेस्ट होगा। मैं वहां जाकर धीरे धीरे उस चालीसा, जब सब लोग कर रहे थे, मैं उस चालीसा के अंदर पार्टिसिपेट कर रही थी, मुझे मजा आने लग गया। और उसके बाद घर पर भी धीरे धीरे गुनगुनाने लग गई थी। राइट। अब अच्छा लग रहा है सब कुछ, क्योंकि अंदर से शांति मिलने लगी थी। क्योंकि एग्जाम के स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा खुद को चिड़चिड़ा भी कर लिया था, ठीक से बात नहीं कर पा रही थी, खाना भी नहीं खा रही थी। तो ये सब कुछ चीजें हो रही थी मेरे साथ। फिर धीरे धीरे सब चीजें ठीक हो गई।
लेकिन अब तक जो थी एक बात कि मेरे से चला नहीं जा रहा था क्योंकि मैं वीक हो चुकी थी। अगर मैं घर के गेट की तरफ भी चली जाऊं, मेरे रूम से अगर मैं मेन डोर तक चली जाऊं, तो मैं बोलती थी अब मैं थक चुकी हूँ, अब मुझसे चला नहीं जाएगा। तो मंदिर तक भी मैं बाइक पे जाती थी। पापा लेके जा रहे हैं मुझे बाइक पे। और कभी एक दिन ऐसा हो गया कि वो मुझे लेके गई जबरदस्ती कि चलो आज तो पैदल चलेंगे, ऐसे नहीं होगा, वॉक भी होनी जरूरी है। और मैं चली गई। और उसके बाद मैं थक गई, मैंने कहा अब तो मैं पूरे दिन हिलूंगी नहीं। और मैंने अपना आधा दिन थकान से निकाला है कि मैं तो अब थक चुकी हूँ, मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, ये हो गया वो हो गया। अब भक्ति भगवान के अंदर बढ़ रही है, हुँ, लेकिन बॉडी साथ नहीं दे रही थी। इसी बीच हमारा एक प्लान बना कि हम डूंगर बालाजी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अब डूंगर बालाजी को, अब यहाँ से जब हम जाते हैं तो ऑटो में बैठ के वहां तक पहुंचना है, और हुँ, उसके बाद आपको सीढ़ियां चढ़नी है ऊपर जाने के लिए। एक हुँ, छोटी पहाड़ी है। छोटी बात है। उसकी उसकी जो चढ़ाई है वो उतनी आसान नहीं है। हुँ, वो देखने में लगता है कि यार इतना सा ही तो है, अभी चढ़ जाएंगे, लेकिन जब आप चढ़ते हो तो खड़ी चढ़ाई होने की वजह से आपके पैरों में दर्द होता है ओके, और आपकी सांस फूलने मुझे लगती है। लगता है। तो सबने जब वहां तक पहुंचे ना, तब तक मेरे हुँ, को ये आइडिया भी नहीं था कि मुझे चढ़ना है। मैं भूल चुकी थी उस बात को कि मुझे चला ही नहीं जाता। किसी को जी, कुछ याद नहीं है। राइट, अब हमने उस पे चढ़ना स्टार्ट किया, तो सब लोग ऐसे बोल रहे हैं पैर दर्द कर रहे हैं, सांस नहीं आ रही। तो मेरे साथ भी होना था। तो चढ़ते टाइम मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन मैं जैसे तैसे चढ़ चुकी थी एकदम आराम से। ऐसा नहीं था कि इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है कि बीच में बैठ जाऊं। हुँ, अब उतरने की बारी आई। तो उसके दो रास्ते हैं, एक तो सीढ़ियों का रास्ता है और एक है सड़क का रास्ता। उतरते टाइम हमने सड़क का रास्ता चुना। और मैं बड़े उतरते हुए, जब मैं उतर रही थी उस वक्त मेरी बहन ने मेरा एक वीडियो भी बनाया था। इस वक्त वो वीडियो मेरे पास नहीं है, अदरवाइज मैं उसको दिखा पाती। और उसके अंदर मैं बड़े हंसते मुस्कुराते हुए बड़े आराम से चल रही हूँ। मैं घर आ चुकी थी। घर आने पर सबको थकान थी। मेरे पापा, मेरा छोटा भाई और मेरी छोटी बहन तीनों सो चुके थे कि अब हम थक गए हैं। हुँ, बट मुझे कोई थकान नहीं थी। मैं बहुत एनर्जेटिक थी। मुझे मुझे कोई ना तो सोने की जरूरत थी और ना ये बोलने की जरूरत थी कि मैं थकी हुई हूँ। मैंने हुँ, बस आराम से बैठी, मैंने खाना खाया और फिर से अपनी स्टडीज में लग गई। किसी भी तरह की नहीं। और उसके बाद से कभी भी मुझे ऐसा नहीं हुआ कि अब मैं चल ही नहीं सकती। इवन थोड़े दिन बाद में जब मैं चल रही थी एक बार, तो मेरा मन हुआ मुझे एक बार दौड़ के और चेक करना चाहिए कि इस बार दौड़ूंगी तो क्या पता कुछ प्रॉब्लम हो मेरे हुँ, साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब मैं दौड़ भी सकती थी, मैं चल भी सकती थी। तो ये मेरी सारी एक्टिविटीज फिर से स्टार्ट हो गई। और बस इसी तरह से मेरा आगे का सफर भी शुरू हो गया। इसी बीच मेरी बहन आई थी। ये बात है 2023 की। जी, दीदी आई हुई थी और वो किसी बात के लिए मुझे कह रही थी कि पता है ऐसे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए इस तरीके से कि 7 हनुमान चालीसा आप डेली पढ़ो, या 11 भी पढ़ सकते हैं, 21 राइट, भी पढ़ सकते हैं, है ना। तो उसी बीच में मैंने सोचा कि चलो करते हैं, क्योंकि मैंने एक एग्जाम दिया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये स्कोर जो मैं चाहती हूँ ये तो मुझे नहीं मिल सकता, क्योंकि मेरा स्कोर हमेशा अच्छा रहा है। हुँ, पास होना नहीं है मुझे, मुझे स्कोर भी अच्छा चाहिए। राइट, और अगर फेल हो गई तो बड़ी बेइज्जती वाली बात हो जाएगी। अब तक मुझे ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि यार इतना क्यों स्ट्रेस लेना है मुझे। हर बात पे मुझे बस स्टडी के अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस मेरा एक गोल था, रूम में रहना है, किसी से बात नहीं करनी, और जो करना है तो पढ़ाई का करना है। हुँ, बाहर निकलना है तो मंदिर तक। हुँ, दैट्स ऑल। तो उस चक्कर में मैंने भी वो हनुमान चालीसा किए थे। और एग्जाम के बाद किए थे, और फिर जब मेरा रिजल्ट आया तो मैं पास हो चुकी थी और मैं खुश थी कि अरे राइट, वाह, मेरे साथ तो मिरेकल हो गया कि मैं तो पास भी हो गई। हाँ, ऐसा लग रहा था पास हो जाऊंगी, लेकिन जैसा मैं सोच रही थी अगर नेगेटिव में चला गया तो। हुँ, थॉट्स मेरे जो थोड़े नेगेटिव थे उस वक्त तक। सब कुछ बहुत सही चल रहा है, हम अपनी जिंदगी के अंदर बड़े खुश हो रहे हैं। उसी बीच में आपके चैनल से भी जुड़ गई थी, दिसंबर 2023। हुँ, और मैं बालाजी को बहुत ज्यादा मानने लगी थी फिर से। हुँ, और मुझे ये लग रहा था कि अब वो मेरे सब कुछ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे कि हम ह्यूमन है, हमें हर चीज की टेंशन लेनी है। हमारे भगवान है, वो संभालेंगे, पर टेंशन तो लेनी पड़ेगी ना, तो ऐसा सोच के टेंशन में भी हूँ। तो जब पहली बार आपका वीडियो आया भैया, तो अपनी आदत से मजबूर मैंने सबसे पहले वो थंबनेल देखा, राइट, जहां पर आप थे, एक कोई और भी थे जिनका एक्सपीरियंस आपने शेयर किया था उस दिन। मैंने देखा और मैंने सोचा कि देखो ना, लोग क्या क्या कर रहे हैं भगवान के नाम पे। मतलब कुछ पक्का इन्होंने कुछ ओह! मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे होंगे। मुझे नहीं पता, मैं देखा नहीं है, मुझे देखना भी नहीं है।
उसके पहले से ही भैया सॉरी मैं ऐसा सोच रही थी, और ये मेरी बड़ी मूर्खता थी उस टाइम की कि मैं चीजों को अपने आप ही नेगेटिव लेके जा रही थी। मुझे कुछ नहीं जानना था, बस अपने माइंड में जो आ रहा है उसको सोच रही हूँ, और सोच रही हूँ जो मैं सोच रही हूँ वो बिल्कुल सच है। मैंने देखा उसको, अब देखा तो अच्छा लगा। जो पहले तो सोच के आई थी वो तो वैसा तो कुछ था नहीं। मुझे लगा अच्छा इनकी खुद की लाइफ से जुड़ी हुई है तो बात नहीं तो बता रहे हैं, मेरी लाइफ से भी तो जुड़ी हुई है, तो मुझे वो अच्छा लगा। अब जब भी मैं फ्री होती थी मैंने वो वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया। कुछ ऐसा नहीं था कि दिन में कभी एक देख लिया कभी दो देख लिया, किसी दिन स्किप भी हो गया। तो इसी बीच भैया ये था जनवरी 2024 24, और जनवरी के अंदर यूके से एक भैया आए थे। उनका एक एक्सपीरियंस था, और इस चैनल का शायद वो पहला एक्सपीरियंस है जिसमें नीम करोली बाबा के बारे में बातें कही गई थी। ओके, वे यूके से कैची धाम आते जाते हैं। यस, यस। थोड़े हाँ हेल्दी भैया। हेल्दी से हैं, स्पेक्स पहने थे। यस, यस। यस, हाँ यस। हाँ 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 हाँ। तो भैया जब उनका एक्सपीरियंस स्टार्ट किया उन्होंने, तो उन्होंने बाबा जी के बारे में बातें की। ऐसा नहीं है कि बाबा जी के बारे में ये मैंने पहली बार सुना था, लेकिन मैं भूल चुकी थी उसके बारे में। मेरे भाई ने एक बार मुझे ऐसा बताया था कि ना उत्तराखंड के अंदर ना एक बाबा जी हैं जो कंबल ओढ़ के रहते हैं, जी। और उनको बड़ा नॉलेज है। लोग उनके पास जाते हैं उनको शांति के लिए या फिर अपनी कोई भी प्रॉब्लम को लेकर। तो मैंने उससे कहा कि एक दिन ऐसा होगा कि हम दोनों वहां पर जाएंगे उनसे मिलने। तो उसने कहा लेकिन वो बाबा जी अब वहां पर नहीं है, उनका तो बस आश्रम है। मैंने कहा अच्छा चलो, बात को छोड़ दिया गया। अब तक मुझे ये नहीं पता था कि वो नीम करोली बाबा के बारे में बात कर रहा था। भैया आए, भैया ने अपना एक्सपीरियंस स्टार्ट किया। तो मैं सोच रही थी यार ये हनुमान जी के बारे में बात कर रहे हैं सब लोग तो, और इस चैनल से जुड़े मुझे थोड़े दिन ही हुए थे। तो मैं सोच रही थी कि तो ये हनुमान जी के बारे में बात करनी चाहिए ना, ये क्या किसी महाराज के बारे में क्यों बात कर रहे हैं। वो दिमाग मेरा खराब ही था, अच्छा नहीं था। समझ। तो तो वो सवाल जो थे वो मेरे, और मुझे लगा कि क्यों सुन रही हूँ मैं इसे। फिर भी लगा कि चलो अब देखना स्टार्ट किया तो कंप्लीट ही कर लेती हूँ। मैंने कंप्लीट किया, ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन मैं मन में मेरे फिर भी ये बात रह गई कि अगर आप हनुमान जी के चैनल पे आए हो तो प्लीज आप हनुमान जी के आपको एक्सपीरियंस शेयर करना चाहिए। कि गलत थी मैं जान ही नहीं पाई उनकी मन की भावनाओं को, बस सुना और बस सुन के जैसे उनके अनुभव रहे, हाँ और रहे होंगे, बस ऐसा किया। कुछ मेरा कोई जुड़ाव नहीं, कुछ नहीं। मैं उस दिन बहुत गलत थी भैया, लेकिन बाबा ना उन्होंने सब सुन लिया था। तो फरवरी 2024, और ये दिन था शायद 12 या 13 फरवरी रही होगी। जैसे ही मैं शाम का टाइम था, मैं पूरे दिन स्टडी कर रही थी, और जैसे ही मैंने शाम को अपना फोन देखा यूट्यूब पे, एक मुझे वीडियो दिखाई दिया। खोलना तो मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी उसको, मुझे देखना ही नहीं था, बट स्टिल वो बाबा चाहते थे कि मैं उनसे कनेक्ट कर जाऊं, और मैंने वो वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया। ये एक भक्त का ही अनुभव था जो बाबा के टाइम पे थे। वो बाबा से मिले हैं, उनसे बातें की है, तो मुझे लगा चलो देखना चाहिए। देखने ही लग गए तो कौन है क्या है पता तो चले। मैंने आधा एक्सपीरियंस ही देखा, कि करीब 20 मिनट का था। आधा एक्सपीरियंस देखने के बाद मैंने उसको बंद किया, और दौड़ के पास वाले रूम में गई अपने पेरेंट्स के पास जो वहां पे थे, और मैंने बोला कि मुझे कैंची धाम जाना है। खुद से। और तो उन्होंने बोला कि अच्छा। और इससे पहले जब मैं देख रही थी तो मैंने बाबा को भी बोला कि देखो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे आना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब फरवरी इतना टाइम तो निकल चुका है, एक तो छोटी होती है फरवरी, तो मैं आ नहीं सकती, और आना भी सबके साथ में है मुझे। लेकिन मार्च के अंदर क्योंकि मेरी बहन एक बैंकर है, और मेरा भाई भी सीए कर रहा है, तो वो आर्टिकल था गुड़गांव में। मैंने कहा वो उसके साथ भी दिक्कत रहेगी, और जीजू है तो उनके साथ भी सेम ही प्रॉब्लम रहेगी, तो हम लोग मार्च में नहीं आ सकते। देखो अप्रैल में बुला लेना। और एक दिमाग में एक डेट भी लगा दी कि एग्जैक्ट अगर 2 महीने बाद अगर अप्रैल में पहुंच गई तो। अभी तो पता कुछ नहीं था, बस बोला वहां पे पेरेंट्स के पास गई और उनको जाके सारी डिटेल्स बता दी। जो जो मैं उनको बोल रही हूँ उनको भी सेम बोल दिया कि देखो मार्च में नहीं जा पाएंगे, एक काम करते हैं अप्रैल में चलते हैं। तो मेरे पेरेंट्स हमेशा से ऐसे रहे हैं जो अपने बच्चों को बड़ा सपोर्ट करते हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं वो चीयर लीडर हैं, अरे वाह बहुत अच्छा। तो उन्होंने बोला कि चलो अगर तुम्हें चलना है तो हम वहां पर जरूर चलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है चलो प्लानिंग करो।
बातें करो उसके बारे में। तो होली आई थी उस टाइम पे, और होली पे मेरा भाई घर पर आया हुआ था। तो हमने उस टाइम उससे बात की कि देखो ऐसा है, ऐसा प्लान बना रहे हैं कि किंची धाम जाना है, अब बाकी का तुम्हें देखना है कि कैसे जाएंगे, कहाँ जाना है, कैसे जाना है। उसी वक्त वो वहां पे बैठा और उसने टिकट्स देखने स्टार्ट की। टिकट्स उसने देख ली, उसने बोला कि देखो जल्दी बता देना, क्योंकि इसके अंदर फिर सीट्स की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी, परेशान होंगे हम। तो हमने बोला ठीक है, हम तुम्हें बता देंगे। और अब हम 3 बहनें हैं घर में। तो लड़कियों के साथ एक प्रॉब्लम होती है कि वो कहीं पर भी जाने के लिए उनको थोड़ा ज्यादा प्लान करना पड़ता है, लड़कों के बजाय। उनको ये देखना पड़ता है कहीं पीरियड्स की डेट तो नहीं आ रही है, राइट। क्योंकि 3 अलग अलग हैं तो डेट्स भी अलग अलग रहेंगी। तो हमने पूरा सारा जैसा देखना था, कुछ कुछ प्रॉब्लम हो रही थी उस बीच में, ऐसा लग रहा था कि नहीं जा पाएंगे शायद। लेकिन उन्होंने व्यवस्था की। एग्जैक्ट 13 अप्रैल हम लोग वहां पर थे, मंदिर में। जी। ऐसा हुआ कि 12 अप्रैल को मैं यहाँ से निकली अपने परिवार के साथ। उस दिन गणगौर था। तो गणगौर राजस्थान का एक बहुत बढ़िया फेस्टिवल, मेरा फेवरेट। तो मैं उसको भी एंजॉय करना चाहती थी। तो सुबह मैंने पूजा की और फिर हम वहां पर से निकल दिए। जब सबसे पहले हम दिल्ली गए, और दिल्ली से फिर हमारी ट्रेन थी आगे काठगोदाम। हम हल्द्वानी में रुके रात को एक होटल के अंदर। सुबह सुबह हमारा वहां से स्टार्ट हुआ कि अब चलो केंची धाम चलते हैं यहाँ से। रात भर मुझे ठीक से नींद नहीं आ रही थी। हुँ। मुझे ऐसा था कि जिसको मिलने के लिए मैं इतनी बेसब्र हूँ, सुबह उनसे मिलना है। और बड़ी खुश बाकी लोगों के साथ, और मैं मंदिर के अंदर पहुंच गई। जब मैंने पहली झलक देखी मंदिर की, बस जो है वो पहाड़ों से कभी ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, तो आप 2-3 बार देख ले तो पहुंचने के राइट, पहले मंदिर दिखना स्टार्ट हो जाता है। राइट। मैं बहुत खुश कि अब फाइनली मैं यहाँ पर पहुंच गई हूँ। तो जैसे मंदिर की सीढ़ियों पे बाहर जो गेट है वहां पर मैं पहुंची, तो मुझे लगा कि कितना अच्छा होता बालाजी मुझे भी उड़ा के डायरेक्ट वहीं ले जाते हैं जहां पर बाबा हैं अभी। तो चल के जाना पड़ेगा, देर राइट, तो लगेगी। अब ये नहीं सोच रही हूँ कि सुजानगढ़ से निकल के कैंची धाम पहुंच गई हूँ, लेकिन अब जो इतनी दूर का रास्ता है वो भी बड़ा लग रहा है कि बस कैसे भी करके भागूं और वहां पर पहुंच जाऊं। राइट। तो बहुत खुश थी मैं। वो जो वहां की एनर्जी भैया डिफरेंट है। जो सब लोग ऐसा बोलते हैं ना कि कुछ अलग सा होता है वहां पर। हाँ, है। आप अगर वहां पर अपनी कंप्लेंट्स के लिए वहां पर गए हो ना कि ये बोलेंगे वो बोलेंगे, आपको कुछ याद नहीं है वहां पे। आप ब्लैंक हो जाते हैं। आप कुछ नहीं बोल, इवन आपका जो हार्ट है ना, दिल आपका वो इतना खुश है वहां पे जाके। बहुत। जब मैं वहां पर पहुंची, मैंने उन्हें देखा, मैं बहुत खुश थी वहां पर। बहुत। तो जैसे मेरी इच्छा थी कि वहां पर मैं सुंदरकांड का पाठ करने वाली हूँ। ये सुंदरकांड का पाठ मैं स्टार्ट कर चुकी थी पहले से ही। जी। तो मैं वहां पर बैठी, और वहां पर जाने के बाद मैंने सोचा कि मुझे वहां बैठना है। एक जगह मैंने देख ली, मैं तो वहीं राइट। जाके बैठूंगी। वहां पर ऑलरेडी कोई बैठा था। तो जैसे ही मैं वहां तक पहुंची, इतने में वो वहां से खड़े हो गए, तो वो जगह खाली हो गई मेरे लिए। हुँ। मैं जाके वहां पर बैठ गई, और मैंने पाठ स्टार्ट कर दिया अपना। सुंदरकांड किया, फिर हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। हुँ। मेरा पाठ कंप्लीट हो चुका था। और भैया पता है वहां की सबसे बड़ी बात क्या है मंदिर की? वहां पर कोई आपको ये नहीं बोल रहा है कि शांत रहिए, या आप लाइन बना के चलिए। डिसिप्लिन को मेंटेन करना, कोई नहीं, कोई बोल नहीं रहा आपको, और लोग अपने आप लाइन बना के चल रहे हैं। अपने आप ही वहां पर शांति। इवन वहां पर बच्चे भी तो हैं। राइट। बच्चे तो बहुत शोर करते हैं, लेकिन मंदिर में एकदम शांति, जैसे जैसे कि यहाँ पर कोई है ही नहीं, हम अकेले ही तो हैं। कोई मतलब कोई आवाज नहीं है वहां पे, एकदम शांत जगह है वो। हमने दर्शन राइट। किए, बाहर निकले। अब मेरा मन नहीं भरा था, तो मैं दोबारा वहां मंदिर के अंदर वापस चली गई। मैंने कहा एक बार तो दर्शन हुँ। और करना बनता, इतनी दूर से आई हूँ, एक बार तो और देखूंगी। मैं वापस गई, मैंने दर्शन किए वहां से। और वापस जब लौट रही थी तो मन में बहुत सारी चीजें थी कि वापस कब आऊंगी अब, क्योंकि जाने का मन नहीं है लेकिन जाना तो पड़ेगा वापस। तो ये बोल के आ गई कि देखो, एक बार तो बुला लिया है, अब वापस बुलाते रहना। तो मंदिर के बाहर कुछ दुकानें हैं जहां से हम फोटो ले सकते हैं। बाबा जी का कोई बुक्स वगैरह जो भी हुँ। लेना है हम वहां से ले सकते हैं। तो वहीं से एक शॉप से मैंने अपनी मम्मी को कहा कि एक बाबा की फोटो ले लेती हूँ, क्योंकि गूगल से बार बार कितनी बार देखूंगी, फोटो होगी सामने तो हुँ। देखती रहूंगी। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है आप ले लो। मैं शॉप पे गई, मैंने एक फोटो ली। तो मेरी जो दीदी हैं, उनका भी बड़ा मन था कि मैं एक फोटो ले लूं।
लेकिन उनको फिर लग रहा था कि नहीं, शायद मुझे नहीं लेना चाहिए। वो उलझन में थी तो उन्होंने फोटो नहीं ली। हम वापस वहां पर मुक्तेश्वर मंदिर है, वहां पर भी गए हम वहां पर एक गोलू देवता का मंदिर है, वहां भी दर्शन किए। और वापस हल्द्वानी, और हल्द्वानी में हम जब हम रात को पहुंचे तो हम यही नैनीताल भी गए थे भैया। और मतलब पूरी ट्रिप बहुत सुंदर थी। जो एक्साइटमेंट से हम लोग वहां पर गए थे ना, उस एक्साइटमेंट को हम वहां पर जाकर हमने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। हम बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे कि यार हम यहाँ पर आ गए, बाबा ने बुला लिया। और फिर जब हम वापस घर को आ गए, होटल में हमने क्या किया, दीदी ने और हमारा जो सामान था हमने अपनी अपनी बैग में सेट किया। राइट। ठीक है, हम घर आ जाते हैं। और हम जब घर आए तो हमने अपने बैग्स चेक किए। वो मेरा जो पूरा दिमाग था, एक तो था बाबा की कंबल है हमारे पास और एक बाबा की फोटो। अब बाबा की कंबल तो मुझे दिख गई, प्रसाद भी दिख गया, अब बाबा की फोटो मुझे नहीं मिली। तो मैंने एक बैग चेक किया, दूसरा किया, तो लगा कि इधर इधर ही मिसप्लेस हुई है, पर वो मुझे नहीं मिली। मिली ही नहीं, क्योंकि वो थी ही नहीं हमारे पास। ओके। वो फोटो दीदी के पास चली गई थी। ओके। और उसने ये शेयर भी कर दिया कि ये पता है ऐसा हो रहा था, मेरा मन कर रहा था लूं, मेरा मन कर रहा था नहीं लूं, और देखो ना बाबा कितने अच्छे मेरे साथ ही आ गए। उसको तो अच्छा लगा, लेकिन वो मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था कि उनके पास ऐसे चले कैसे, गए। मैंने ली थी, मैं लेके आ रही थी, उसके साथ क्यों चले गए। तो कब तो फिर वो वही चीजें होगी कि गूगल से देखो, बाबा के दर्शन करो। पर मैं करना भी नहीं चाहती थी और दुख भी लग रहा था। और इसी बीच मेरी बाबा से थोड़ी थोड़ी लड़ाई भी स्टार्ट हो गई कि आप मुझे तो बुलाना ही नहीं चाहते थे किंची, आप तो प्लानिंग करते बाकी लोगों को बुलाने की, मैं तो फ्री हूँ, मुझे तो फ्री में इनके साथ बुलाया गया, क्योंकि घर पे अकेले किसके पास छोड़ते, तो इसलिए आपने इनके साथ मुझे बुलाया है। मेरी कोई प्लानिंग नहीं थी, इन लोगों में से किसी को आप ज्यादा प्यार कर रहे थे, उसी को बुलाया है। और मेरी इस तरह से लड़ाई हो रही है। तो इसी बीच क्या हुआ, एक दिन मेरे सामने एक इमेज आई, फोन में कुछ स्क्रॉल कर रही थी, उस पर ये लिखा हुआ था कि आज मैं तुम्हारे घर आऊंगा। बाबा की फोटो थी और नीचे के मैसेज। अब लड़ तो रही थी, तो बोल दिया कि नहीं, आप तो जब आने वाले थे तब नहीं है, अब क्या हो गए आप। और मैंने बड़ा इग्नोर किया उनको। ठीक है, ये बात दोपहर की थी। शाम को मैं खाना खा रही थी और मेरे पापा शॉप से आ रहे थे। वो आए, उन्होंने, और मैं खाना खा रही थी तो मैंने उनको ज्यादा देखा नहीं। उन्होंने बोला देख आज कुछ लेके आया हूँ। मैंने देखा नहीं, मैं क्यों देखूं। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जो फोटो उनके पास थी, उन्होंने निकाल के एकदम मेरे सामने कर दी कि अब तो देखेगी। और मैंने देखा वो बाबा की फोटो थी। आ गए। तो हाँ, तो भैया वो जो उन्होंने बोला था ना कि मैं आज तुम्हारे घर आऊंगा, वो सच में आ गए। और वो इस तरीके से आ गए, जो मैं सोच रही थी ना कि वो मेरे से बात नहीं कर रही होंगी, या फिर मैं उनको इतनी प्रिय नहीं हूँ। तो ये सारी बातें उस दिन पूरा कैंसिल हो चुका था। मेरे मन में ये बात कभी नहीं आई फिर कि बाबा मुझसे प्यार नहीं करते, या वो मुझे कभी नहीं सुन रहे होंगे, क्या ऐसा है कि वो किसी और को ज्यादा प्यार कर रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो भैया इस तरह से बाबा हमारे घर में आ गए। और मैं ये नहीं कहूंगी कि बाबा हमारे साथ रहते हैं। अब बात यह है कि हम बाबा के साथ में रहते हैं। वो हमारे घर के बुजुर्ग इंसान है, हमारे घर के कर्ता धर्ता है, हमें संभालते हैं। यस। तो जब पापा लेके आए उन्हें, तो उन्होंने यही कहा कि मेरे घर का बुजुर्ग इंसान यही है, बुजुर्ग आदमी यही है, जो घर को चलाता है वो अब यही है। तो भैया वहां से आने के बाद सबकी लाइफ में चेंज होता है, हमारी लाइफ में भी चेंज था। अब हम बहुत ज्यादा खुश थे, मतलब सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, दीदी की लाइफ भी अच्छी चल रही है, भाई की लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है, और सब तरीके से सब कुछ अच्छा। ये बात थी अप्रैल की, जब हम कैंची धाम गए थे। अगस्त आ चुका है, और अब हमने फिर से एक बार प्लानिंग कर ली कि हम वृंदावन जाने वाले हैं। हम बांके बिहारी जी के दर्शन करेंगे और बाबा जी के दर्शन भी कर लेंगे, वहां पर समाधि मंदिर है समाधि वहां पर। स्थल है वहाँ, यस। हाँ हाँ, तो हमने कुछ ऐसा प्लान किया। और मेरे भाई का बर्थडे अगस्त में है, 11 अगस्त को। तो हम उसी हिसाब से निकले यहाँ से कि हम 11 को वहां पर ही रहेंगे। तो 11 को जब हम दर्शन कर रहे थे, तो मुझे ये बात पता नहीं थी कि मंदिर की एक टाइमिंग होती है खुलने की, बंद होने की। तो बार बार मुझसे ये कहा गया था और मैंने शायद उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया
तो ये बात मुझे पहले पता नहीं चली कि कितनी बजे मंदिर का है, बंद होता है, क्लोजिंग टाइम क्या है। फिर मुझे डांट भी पड़ी बाद में कि तुमने ध्यान नहीं अरे! दिया। और क्योंकि मंदिर के नंबर मेरे पास थे, जी। तो मैंने जब वहां पर जब मंदिर में कॉल किया तो उन्होंने मुझे वहां के मैनेजर के नंबर दे दिए। हुँ, हुँ। बोले कि आप इनसे बात कर लीजिए, वो आपको सारी डिटेल दे देंगे कि कब आपको पहुंचना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि 3 बजे शाम को दर्शन खुलेंगे जी। और हमारी शाम को ट्रेन भी थी। तो हमारा ये प्लान था कि हम शाम से पहले पहले मथुरा पहुंच जाएंगे और वहां थोड़े दर्शन करेंगे, मथुरा से फिर आगे निकलेंगे। लेकिन जैसे बाबा की इच्छा होती है, आप उसके ऊपर तो कभी नहीं जा सकते। सही। जब वो नंबर मेरे पास आए भैया, तो मैं सोच रही थी कि बस ये कांटेक्ट नंबर है। लेकिन मुझे नहीं पता था कि बाबा की प्लानिंग क्या है, वो आगे क्या चाहते हैं मुझसे। हुँ, सब कुछ बहुत नॉर्मल, क्योंकि बाबा कभी दिखाएंगे नहीं आपको जब वो आपकी लाइफ में आपके पीछे क्या कर रहे हैं। आपको तो जब बहुत सब कुछ घटित हो जाएगा, तब आपको पता चलेगा, अच्छा ये होने वाला था, हो गया है, अच्छा सब ठीक है। तो कुछ ऐसा। हम मंदिर गए। हम बहुत देर तक मंदिर में बैठे रहे, बारिश भी हो रही थी उस दिन। बड़े अच्छे दर्शन किए और अब मुझे वहां से निकलना था। बाबा के दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। और मंदिर में जब हम जा रहे थे, मतलब जब हम घर पे थे, हुँ, तो बाबा के लिए मेरी मम्मी ने चूरमे का प्रसाद बनाया था। राइट। बोले थे कि मैं वहां जाऊंगी तो उनको चूरमे का प्रसाद खिलाऊंगी। तो जब हम मंदिर में थे, तो वहां पर एक अंकल भी थे जो प्रसाद बांट रहे थे, और हुँ, मेरी मम्मी भी थी जो बाकी लोगों को प्रसाद दे रही थी। तो वो अंकल खुद से मम्मी के पास आए और उन्होंने कहा कि देखो बहन, आप भी प्रसाद बांट रहे हो और मैं भी बांट रहा हूँ, तो ऐसा करते हैं, आप मुझे थोड़ा प्रसाद दे दो, मैं आपको अपना थोड़ा प्रसाद दे देता हूँ, एक्सचेंज कर लेते हैं। जी। तो हमने बोला ये भी ठीक है, चलो इसी बहाने बाबा, एक तरह से कि बाबा का ही था ना, कि हर हुँ, इंसान जो होता है वो भगवान का भेजा हुआ होता है। राइट। तो इस तरीके से उन्होंने प्रसाद भी लिया। हम घर आ गए। इसी बीच में भैया क्या हुआ था कि मैं अपने आप को शांत करने के लिए मेडिटेशन भी किया करती थी। तो मैं मेडिटेशन करती थी। ये जो प्रेमानंद जी महाराज हैं हमारे, तो वो एक नाम जप करना सिखाते हैं कि आप जब आंख बंद करो किस तरीके से करना है। राइट। मैं वो सब कर रही थी। जब से मैं वृंदावन से लौटी थी, मुझे एक तरह की अलग ही घबराहट होती थी। मुझे लगता था कि कुछ हो रहा है, पर समझ में कुछ नहीं आ रहा। तो वहां पे मेरे भाई जो गुड़गांव में था उस वक्त, उसकी थोड़ी तबीयत खराब थी, उसको बुखार था। तो उसने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, घर आ जाता हूँ। तो उसको घर बुलाया गया। फिर उसकी तबीयत ठीक हुई, रक्षाबंधन उसने सेलिब्रेट किया और वो वापस गुड़गांव में चला गया। अब मुझे पहले तक तो ये लग रहा था कि हो सकता है शायद इसकी तबीयत खराब रही है, हुँ, इस वजह से मुझे ऐसा घबराहट फील हुई होगी। लेकिन ऐसा नहीं था। और उसके बाद जन्माष्टमी हमने बड़े अच्छे से सेलिब्रेट किया। अब आता है 1 सितंबर। तो किसी काम की वजह से मेरे पापा सुबह के टाइम घर से बाहर जा रहे थे। अब उनकी ये आदत बन चुकी है कि जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं तो बाबा को हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं कि बाबा मैं बाहर जा रहा हूँ, इस काम से जा रहा हूँ, आप संभाल लेना। और जब वापस आते हैं तो उनको थैंक यू बोलते हैं, राइट, ठीक हो, ये सब कुछ उनकी राइट। जो वार्तालाप होती है, वो डेली का एक था उनका। उस दिन जब वो जा रहे थे, तो उनको ऐसा लग रहा था कि उनके एक हाथ में दर्द हो रहा है और एक पैर में भी दर्द हो रहा है। तो उन्होंने बाबा को वही बोला, आज मैं बाहर तो जा रहा हूँ लेकिन देखो ना मेरे तो दर्द हो रहे हैं। वो चले गए। अब मैं अपनी बिजी थी अपने स्टडीज के अंदर, इसी रूम में मैं थी भैया। और मेरे पास में ही गेट है, यहाँ पूरा हॉल वगैरह जो यहाँ पर है। राइट। अब बीच के अंदर मैं एक बार उठी और मैंने अपनी मम्मी को पूछा कि पापा कहाँ हैं। तो उन्होंने बोला कि वो तो अभी तक आए नहीं। तो मैंने कहा काफी देर नहीं होगी उनको गए हुए। हुँ, बोला हुँ, हाँ, लेकिन उन्होंने एक बार ऐसे बोला था कि आज मेरे को ना वहां पे टाइम लगने वाला है, तो वो अपने आप आ जाएंगे। तो मैंने बोला चलो ठीक है। मैं वापस अपने रूम में आ गई। फिर से अपनी स्टडीज के लिए मैं बैठ गई, बिजी थी। उस दिन ऐसा था भैया, मैंने ना तो कोई ईयरफोन यूज किया था, या फिर मैं कुछ ऐसा, मेरे पास कोई आवाज नहीं थी जिसकी वजह से मैंने अपने कानों में कुछ हेडफोन लगाया हो तो मुझे बाहर की आवाज सुनाई नहीं हुँ, दी। ऐसा कुछ भी नहीं था। तो भैया जहां पर मेरे पापा गए हुए थे, वो जगह जो है वो 20 किलोमीटर दूर है सुजानगढ़ से। जी। एक ऐसी जगह पे थे। अच्छी चीज बस ये थी वहां पर उनके साथ, कि उनके साथ एक गाड़ी भी थी। हुँ, कोई उनके साथ गया था और उनके पास गाड़ी थी। जी। तो पापा को एक आदत रही है काफी टाइम से कि उन्हें खैनी खाने की बड़ी आदत थी। और कभी कभी बीच में अगर किसी ने ऑफर कर दिया या कभी खुद की इच्छा होगी तो वो गुटखा भी खा लेते थे, कोई ओके। प्रॉब्लम नहीं। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि उनको किसी ने ऑफर किया और उन्होंने खाया। तो जब वो खा रहे थे तो उन्होंने देखा कि उसके अंदर पाउडर है, बट स्टिल उन्होंने इग्नोर किया और उन्होंने वो खा लिया।
जैसे ही उन्होंने खाया उनको ऐसा लगा कि मुझे घबराहट हो रही है, जी घबरा रहा है उनका। तो उनको लगा कि ये सब कुछ पाउडर की वजह से हुआ है, वो अच्छा नहीं था शायद गुटखा। तो उन्होंने बोला कि एक काम करता हूँ, घर चलता हूँ। तो ड्राइवर को बोला कि चलो अब मुझे घर छोड़ दो। तो वो जब निकले तो उनको लग रहा है अब तो मुझे गर्मी भी लग रही है, पसीने आ रहे हैं मुझे। तो ड्राइवर को बोला तो बोला कि नहीं भैया, ये तो ऐसी तो चल रही है गाड़ी के अंदर। तो उन्होंने बोला कि नहीं, तुम एक काम करो, तुम शीशे नीचे कर दो क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। ठीक है, फिर ऐसा करते हुए वो, जो हमारी एक शॉप है भैया, तो वो वहां तक आए बस स्टैंड पर। तो वहां पर उन्होंने बोला कि मुझे पानी पीना है। तो जनरली सितंबर का महीना है, ठंडा पानी मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, मिल जाता है। लेकिन उस दिन उनको कहीं पर भी ठंडा पानी नहीं मिला, जो मिला वो एकदम गर्म था। तो उन्होंने एक या दो घूंट पानी पिए और उसके बाद वो घर आ गए। जब वो घर आ रहे थे तो उन्होंने किसी तरीके से मैनेज किया, मम्मी को कॉल किया और बोला कि तुम घर से बाहर निकलो और मुझे घर के अंदर लेके चलो, मुझसे अब चला नहीं जा रहा है, इवन मैं देख भी नहीं सकता। तो मम्मी गई और मम्मी अपना यहाँ पे बाहर काम कर रही थी, सब्जी वगैरह काट रही थी। तो उन्होंने वो छोड़ा और वो चली गई। तो जब वो घर के अंदर आए तो इन्होंने पापा ने ऐसे बोला कि मुझे लगता है मुझे बीपी की प्रॉब्लम हो गई है, शायद मेरे बीपी लो हो गए हैं। और जनरली बीपी की प्रॉब्लम में ये होता है कि चक्कर आते हैं, इंसान गिर जाता है। होता तो होता है ऐसा कुछ, तो उनको भी यही लगा। तो मम्मी ने बोला कि एक काम करते हैं, हॉस्पिटल चलें क्या, आपकी तबीयत खराब हो रही है। मेरी बहन भी वहीं पर थी, छोटी वाली। तो उसने भी बोला, तो उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने बोला कि पास में मेडिकल स्टोर्स भी हैं। तो उन्होंने बोला कि एक मेडिकल स्टोर से ऐसा करो कि किसी को बुला के ले आओ और वो बीपी चेक कर देगा, पता चल जाएगा, पर हॉस्पिटल नहीं जाना है। तो अब वो जबरदस्ती लेके भी नहीं जा सकते आप उनको। तो इसी बीच उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लग रहा है मुझे वॉमिटिंग होने वाली है। तो घर के अंदर तो पूरी फैसिलिटी है, सब कुछ है, बाथरूम है, टॉयलेट होता है, अपने पास ऑक्सीजन होता है। लेकिन उनका ऐसा मन था कि मैं बाहर निकलूंगा, घर से मुझे बाहर निकलना है और मैं वहीं पर सीढ़ियों में बैठूंगा नाले के पास। और ठीक है, अब उनको लेकर बाहर की तरफ आ गए। इसी बीच में क्या होता है कि हमारे ही घर के पड़ोस में जो भैया रहते हैं, उस टाइम पर उनका निकलने का या फोन का कोई मामला नहीं। अगर वो घर के अंदर हैं तो अगर उनको कोई बहुत जरूरी काम नहीं है तो वो घर के बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उस टाइम पे ऐसा हुआ कि वो भैया बाहर निकले और जब इनको देखा तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, अंकल को क्या हुआ है। तो उन्होंने बोला कि मुझे लग रहा है मेरे बीपी लो है। लेकिन उनको देख के सारी सिचुएशन समझ में आ गई थी कि इनको बीपी लो नहीं है, इनको हार्ट अटैक हुआ है। और भैया भैया उनको लेके एक हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर ने ईसीजी किया और उनको भी पता लग गया कि इट्स अ हार्ट अटैक। लेकिन सुजानगढ़ के अंदर उतनी अच्छी फैसिलिटी नहीं है कि आप एक हार्ट स्पेशलिस्ट भी हो, यहाँ पे कोई अच्छा डॉक्टर और सारी अच्छी केयर वो नहीं है। अगर ऐसा कुछ केस होता है तो सबसे पहले अच्छी चीज यही होती है कि आप जयपुर के लिए निकल जाएं। तो डॉक्टर ने एक दवाई दी उस टाइम पे उनको, जो जीभ के नीचे रखी जाती है। हाँ, और इमरजेंसी। उन्होंने ऐसा, हाँ हाँ, तो भैया उन्होंने बोला कि ये दवाई आप लीजिए और आप एक, मैं आपको पहले तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि कुछ मैं आपको कुछ मेडिसिन और कुछ ग्लूकोज वगैरह कुछ बता रहे थे वो, आपको पहले यही करना, उसके बाद आपको जाना है जयपुर, ऐसे तो आप नहीं जा सकते। तो ये घर पर आ गए। अब जब तक ये घर पर आए और अब तक मुझे कुछ नहीं पता है कि घर में क्या हो रहा है। मेरा दिमाग अपने स्टडीज को छोड़ने के लिए कभी रेडी नहीं था, उस दिन भी नहीं हुआ। मैं पढ़ रही थी, मैं एक बार बाहर भी निकली थी, तब जब मैंने देखा कि सब्जियां बिखरी हुई है तो मुझे लगा कि हो सकता है कि पापा और मम्मी अचानक से मंदिर चले गए हैं, अगर आए हैं तो वो चले गए हैं। मैंने अपनी बहन को कुछ नहीं पूछा था, मैं अपने रूम में ही वापस आ गई। और जब वो लोग हॉस्पिटल में थे डॉक्टर के पास, उसी टाइम पे मेरे भाई ने भी फोन किया मम्मी को। तो उसी टाइम डॉक्टर का ये कहना हुआ कि आप इनको जयपुर ले जाओ। उसने ये सुना तो उसने पूछा कि क्या हुआ है, तो मम्मी ने उसको बता दिया कि ऐसा कुछ हो गया, डॉक्टर बोल रहे हैं ऐसा। तो उसने अपने एक फ्रेंड को फोन किया कि तुम एक काम करो, मेरे घर चले जाओ, मेरे मम्मी पापा के पास, उनको जरूरत है, इस वक्त मैं तो गुड़गांव में हूँ। और मेरा भाई उनको बोला कि आप ऐसा करो, जब डॉक्टर बोल रहा है तो आपको जयपुर के लिए निकलना है, मैं भी जयपुर आ रहा हूँ। तो जब वो वहां से निकलने लगा तो जो उसका रूममेट था उसने बोला कि मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकता, तुम मेरे भाई जैसे हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और वो उसके साथ वहां से निकल गया।
पापा घर पर आ गए। उस टाइम पे जब वो घर पर आने वाले थे, उससे पहले मेरे रूम में मेरी बहन आती है। मैं पढ़ रही थी और मैं खुश थी कि आज मैंने बहुत अच्छी रिवीजन कर दी है। मुझे मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है, मेरी फैमिली में क्या चल रहा है। एक एक दिमाग में चीज थी कि एक गोल है मेरा और मैं उसे अचीव कर लूंगी। और फैमिली ने हमेशा सपोर्ट किया, तो ये लग रहा था कि हो ही जाएगा। और उसने मुझे आके बोला कि पता है पापा जी को जयपुर लेके जा रहे हैं। तो मैंने बोला कि क्या हुआ, मतलब कि तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ देखने में उनको प्रॉब्लम हो रही है, तो हो सकता है कि वो डॉक्टर के पास उसलिए जा रहे होंगे, राइट। या फिर हो सकता है कि कोई और बीमार हो उसके साथ जा रहे हैं। मैं इस चीज के लिए रेडी ही नहीं थी कि उनकी कुछ तबीयत खराब हो गई है। लेकिन उसने मुझे कहा नहीं, उनको ही लेके जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगा उस टाइम पे ऐसा सुन के कि ऊपर से लेकर नीचे तक जैसे कुछ निकल के गया मुझसे। मैं पूरी झन, ऐसे वो जो होता है ना, ऐसा हुआ मेरे साथ। उसी सेकेंड में मैं कांप रही थी, मेरे पैर कांप रहे थे। आई वॉज बी लाइक मैं कहीं बैठ जाती हूँ, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। ऐसा सुन के इतने में पापा आ गए और मेरी बहन रो रही थी। ऐसी सिचुएशन में मुझे ऐसा लगा कि अगर ये पापा के सामने जाती है रोते हुए, तो वो डर जाएंगे। उसको भी नहीं पता है कि उनको क्या हुआ है। वो आए, उस रूम में सो चुके थे। तो मैंने सबसे पहले अपनी बहन को बोला कि अब तुम उनके पास नहीं जाओगी, उनके सामने तुम्हें बिल्कुल नहीं जाना है। और मैं उनके पास गई रूम में। जब मैं भैया ये जब नाम जाप कर रही थी ना, तो एक दिन की बात है, मुझे मतलब इस जो जो कुछ भी हुआ था उसके 4-5 दिन पहले की ही बात है। एक दिन ऐसे ही सपना आया कि मैं एक मंदिर में हूँ, बहुत सारे लोग हैं और आपस में कह रहे हैं कि बजरंग बाण का पाठ करो। और मैं एक ऐसे इंसान रही हूँ जिसको लगता है कि नहीं करना चाहिए, अगर कोई संकट है तो भगवान काट ही देंगे। बजरंग बाण का पाठ तो तब किया जाता है जब कोई जीवन मरण की स्थिति आ जाए, राइट। नहीं तो मत करो। लेकिन उनको देख के जब मैंने उनको वहां पे देखा, वो लेटे हुए हैं, तो वो इमीडिएटली वो मुझे वही बात याद है कि बजरंग बाण का पाठ करो। अब उसी दिन क्या हुआ कि मेरे पीरियड्स भी आ गए उसी टाइम पे। तो मैं बजरंग बाण का पाठ नहीं कर सकती थी, तो मैंने अपनी मम्मी को बोला कि आप एक काम करो, आप बजरंग बाण का पाठ करो। तो जो भैया मेरे पड़ोस में थे, वो उनको डॉक्टर से तो लेके आ गए थे, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थे। तो उन्होंने बोला कि हम एक डॉक्टर के भरोसे नहीं रहेंगे, मुझे लगता है कि हमें एक और डॉक्टर के पास चलना चाहिए। तो वो फिर से उन्हें एक हॉस्पिटल लेके गए। और वहां जब वो हॉस्पिटल में गए, तो डॉक्टर ने उनको इमीडिएटली चेक किया और ग्लूकोज वगैरह, इंजेक्शन वगैरह, जो इंजेक्शन जो होता है वो उस टाइम पे लगना बहुत जरूरी होता है, ऐसा बोला जाता है। तो वो इंजेक्शन उनको वहां पे लगाया गया और बोले कि अब आप जयपुर के लिए चले जाओ यहीं से। और एक बात को ध्यान रखना कि ये बैठ नहीं सकते अब। ये जैसे लेटे हैं ना, आप उनको वैसे लेटा के ही ले जाओ, बैठाना तो बिल्कुल भी नहीं है। राइट। मैं और मेरी बहन घर पर हैं उस वक्त। और हमें बस कॉल पे बता दिया गया, मम्मी ने, मम्मी ही थी उस टाइम पे। और मेरा भाई का जो फ्रेंड है, वो उनके पास जा चुका था उस टाइम पे। तो मम्मी ने उसको बोला कि तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और कपड़े लेके आ जाना। उस वक्त मेरे दिमाग में ये थी कि बाबा की कंबल है अपने पास, जो हम केंची धाम से लेके आए हैं। तो मैंने कहा, जब वो जा रहा था तो मैंने बोला देख इसके अंदर कंबल है, इस बैग के अंदर, तो तुम एक काम करना, जैसे ही जाओ उनके पास तो ये कंबल उनको दे देना। उसने बोला ठीक है दीदी मैं दे दूंगा। वो चला गया। और मेरी बहन रोए जा रही थी। मैंने उसको चुप कराने की कोशिश की, लेकिन मेरी खुद की भी ऐसी बहुत ज्यादा अच्छी कंडीशन नहीं थी कि मैं उसको चुप करा पाऊँ, क्योंकि मुझे खुद भी बहुत रोना आ रहा था उस टाइम पे। वो यहाँ से निकल गए थे, रात का टाइम था। और जयपुर के अंदर मेरी दीदी और मेरे जीजाजी रहते हैं, उनकी पूरी फैमिली वहां पर है। तो उनको पहले कॉल किया गया कि हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, आ रहे हैं, आपको एक हॉस्पिटल ढूंढना है अच्छा, जहां पर आप सारी बात पहले से करके रखो। तो उन्होंने बोला ठीक है ठीक है मैं ऐसा करता हूँ। और फिर हम अपने घर पर मम्मी पापा दोनों जा रहे हैं एम्बुलेंस में। मेरी मम्मी मम्मी के साथ में एक तो मेरे पड़ोस के जो भैया थे उनका छोटा भाई, और एक मेरे भाई का फ्रेंड, 2 लोग, बस इतने ही लोग। और जब हम लोग वो लोग जा रहे थे, तो पूरे टाइम में उन्होंने विनय चालीसा का पाठ किया। नहीं, चलो। विनय चालीसा जो है, वो बाबा नीम करोली से जुड़ी हुई है, उनका एक चालीसा है।
और जब हम लोग वहां पे वृंदावन धाम गए थे तो वो हमको वहां से मिला था, जो वहां के मैनेजर है उन्होंने ही दिया था। ठीक है। और पापा भी वही सुन रहे थे। अब जब आप सुजानगढ़ से जब जयपुर जाते हैं तो बीच में आता है एक जगह सीकर। सीकर, यस। हाँ, तो जब सीकर आया ना तो पापा ने बोला कि मुझे तो बहुत जोर से भूख लग गई है अब, तो एक काम करो गाड़ी को रोक दो। अब उनकी तबीयत ठीक हो चुकी है। वो जो भी दिक्कत जो हो रही थी, जो घबराहट हो रही थी, जो यहाँ पे उनको कुछ ऐसा लग रहा था कुछ भारी भारी, मैं भी कुछ नहीं। दर्द नहीं था उनको सिर्फ ऐसा लग रहा था ना यहाँ पे कुछ भारी सा हो रखा है। वो चीजें सारी ठीक हो चुकी है। और वो बोल रहे हैं सीकर में चलो चलो गाड़ी रोको। उनको लग रहा है कि मुझे झूठ में ही लेके जा रहे हैं, अब तो मैं तो ठीक हूँ। मेरी पूरी तरीके से मेरी तबीयत ठीक हो चुकी है। वहां पर वो रुके, उन्होंने चाय बिस्किट खाया और वो वापस जयपुर के लिए रवाना हो गए। जब वो जयपुर पहुंचे, उनको एडमिट किया गया, रात की बात है। तो उसी बीच क्या हो रहा था कि मेरी बड़ी बहन जो है वो बार बार कॉल कर रही थी और हमें से कोई भी उसका कॉल पिक नहीं कर रहा था। हम्म। लास्ट में ऐसा हुआ कि मेरे भाई को उसने वीडियो कॉल किया था और उसने वो कॉल रिसीव कर लिया, और वो उस टाइम पे बस में था तो अंधेरा था बस में चारों तरफ। तो बस उसकी आवाज वो सुन सकती थी और उसको कुछ नहीं पता चला। उसने बोला कि अंधेरा क्यों है, तो उसने बोला लाइट चली गई है। हम्म। बोला कहाँ है, बोला गुड़गांव में हूँ। उसको कुछ आइडिया नहीं, क्योंकि वो ऐसे इंसान है कि वो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाएगी, रोने लग जाएगी। तो अंदर ही एक डर भी था कि वो मतलब कुछ और ना सोच ले, और बस ऐसा ही चल रहा था। हमने उसका कोई कॉल नहीं पिक किया। तो उसका रात को 1:30 से 2 बजे के पास हमारा फोन आया उसको। उसने कॉल किया। हमने कॉल पिक तो नहीं किया उस टाइम पे इतनी लेट। लेकिन रात को हमें भी नींद नहीं आ रही थी, ना हमने ओ, खाना खाया था। वो दिमाग में बस वही चीजें चल रही थी। और भैया ये ऐसा होता है ना कि हमारे पेरेंट्स ही तो होते हैं हमारी लाइफ में। बिल्कुल। पिछले 15-16 साल से मेरे साथ, हमारे मतलब भाई बहनों के साथ ऐसा है कि जो है हमारे पेरेंट्स हैं, उसके अलावा हमारा कहीं आना जाना नहीं होता है। क्योंकि हमारे पास एक नानी थी, वो एक्सपायर हो गई, तो अब ऐसा भी नहीं कि आप ननिहाल चले जाओ। अगर हमें कहीं जाना होता है तो हमारे सबसे अच्छे रिश्तेदार तो हमारे भगवान ही है। तो जब भी इतने सालों में बस यही सीखा था कि अगर कहीं जाना है तो मंदिर या तो घर, तो यही सारी चीजें चल रही थी। तो हम एकदम अकेले। ऐसा नहीं था कि कुछ लोग जो थे हमारे रिश्तेदार जो अड़ोस पड़ोस में रहते हैं ना, उनको कुछ आइडिया हो चुका था, तो उन्होंने बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म किया कि इनके पापा की जो है तबीयत खराब हो गई है और शायद हार्ट अटैक है और जयपुर लेके गए हैं। और हम दोनों अकेले उस दिन पूरी रात हमने निकाली। सुबह हुई, और जब सुबह हुई तो वही सारी चीजें, मेरी बहन अभी भी रो रही थी, उसको चुप नहीं होना था। मैंने खुद को संभाला, उसको थोड़ा डांटा कि अभी रोने का कोई मतलब तो है नहीं, बाबा है ना वो संभाल लेंगे। राइट। और जब वो हॉस्पिटल पहुंच गए, मेन चीज क्या होती है हॉस्पिटल पहुंचना, उसके बाद तो डॉक्टर संभाल ही लेंगे, और बाबा तो है। और जब हमने, पता भैया हमें ऐसा लग रहा था कि हमने बाबा को अभी बोला है हेल्प के लिए। हम्म। इंसान वाली बुद्धि होती है ना, उसको लगता है जब भगवान को हेल्प के लिए बोलोगे तभी वो हेल्प करेंगे। ऐसा आइडिया हमें होता ही नहीं है कि वो राइट। चीजों को बहुत पहले संभाल चुके हैं। बिल्कुल। तो भैया जब मैं उठी तो मुझे लगा कि मुझे फिर से मेडिटेशन करना चाहिए, राम नाम का जाप करना चाहिए। लेकिन मैं नहीं कर पाई। मैं जैसे ही आंखें बंद की राम राम कह रही हूँ, मेरी आंखों से बस आंसू निकले जा रहे हैं। और मैं शांत तो नहीं, लेकिन मैं अशांत और ज्यादा हो रही हूँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूंगी। हम्म। मैंने एक पेपर लिया और उसके ऊपर मैंने राम राम लिखना स्टार्ट किया। तो उससे मैं थोड़ी शांत हुई, थोड़ा मेरा दिमाग चलना स्टार्ट हुआ। उस टाइम पे मुझे लगा कि अब मैं किससे बात करूं, किसको कहूं। क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को बहुत स्ट्रांग देखा है, इमोशनली वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इस कंडीशन में जब वो पापा को लेके गई तो उनके चेहरे पे एक बार भी घबराहट नहीं थी, कोई रोना, कुछ इमोशनल होना, हम्म। बिल्कुल भी नहीं। शी वॉज वेरी स्ट्रांग। और मैंने हमेशा ये देखा है कि अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो कभी ऐसा नहीं होता, जनरली ऐसा होता है ना कि एक डॉटर होती है, वो अपनी मदर के साथ सब कुछ शेयर कर देती है। मैंने अपनी मम्मी को देखा कि वो अपनी मदर के साथ भी शेयर नहीं करती है, हंसती है और कहती कि नहीं बहुत बढ़िया चल रहा है सब कुछ। तो मैं ऐसे इंसान की डॉटर, अब मैं नहीं बनना चाहती थी कभी ऐसा कि ऐसा भी हो, लेकिन आप अपने पेरेंट्स को देखते देखते उनके ट्रेड्स अपने अंदर ले आते हो। तो मेरे फ्रेंड्स तो बहुत हैं, लेकिन मैं उनके साथ अपनी बातें शेयर ही नहीं कर पाती। अगर किसी के साथ शेयर करना है तो मेरे पास भगवान है जिनके साथ मैं करूंगी। तो उस दिन जब राम नाम लिख रही थी तो मैंने कहा मैं क्या करूं, क्योंकि बाबा से अगर मैं बात करूंगी तो
इंसान की तरह रिप्लाई तो नहीं आएगा मुझे, वो बस कुछ रास्ता दिखा देंगे। उसी वक्त मेरे दिमाग में एक बात आई, क्यों ना मैं वृंदावन जो मैनेजर है उनको कॉल कर लूं एक बार। तो मैंने उनको कॉल किया और मैंने उनको बात बताई कि हम आए थे अभी थोड़े दिन पहले, शायद आपको याद तो नहीं होगा क्योंकि बहुत भक्त आते हैं यहाँ पर आपने हमें विनय चालीसा दी थी, ऐसा हुआ था। मैंने उनको थोड़ा याद दिलाने की कोशिश की और फिर बताया कि पापा को थोड़ी तबीयत खराब है और वो एडमिट है। अभी हमें लोगों को इतना ज्यादा क्लियर नहीं था कि क्या हुआ है, बस बता दिया। तो उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा करता हूँ मैं मंदिर ही निकल रहा हूँ, तो मैं वहां पे पूजा होती है तो मैं पूजा करा दूंगा, और बाबा है ना संभालने के लिए, तुम क्यों इतना टेंशन लेती हो। तो मुझे बड़ी तसल्ली सी हुई और मैं बैठ गई। अब इंसान है तो थोड़ा बहुत लगा रहता है। जब भी ज्यादा टेंशन हो रही थी, एक बात बार बार दिमाग में आ रही थी कि इस वक्त अगर रोना है और बहुत ज्यादा टेंशन लेना है, तो इसका मतलब होता है कि मुझे अपने बालाजी पे भरोसा नहीं है, मुझे अपने बाबा पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो अगर मैं रो रही हूँ मतलब भरोसा नहीं है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं रोऊंगी नहीं। अब मुझे नहीं रोना, अब वो संभाल रहे हैं और वो संभाल लेंगे, मैंने ऐसे कहा। और उसी वक्त मेरी बहन थोड़ा ठीक हुई, तो उसने बोला एक काम करती हूँ, मैं सालासर चली जाती हूँ। मैंने कहा हाँ बिल्कुल तुम जाओ सालासर। तो सालासर की एक मान्यता है भैया कि वहां पर अगर आप अपनी मन्नत का नारियल बांधते हैं नानी मानते हैं, यस। तो बालाजी आपकी बात जरूर सुनते हैं। तो उसकी एक प्रोसेस होती है, वो डायरेक्ट आप जाके नहीं बांधते, पहले आप दर्शन करते हैं जी। मंदिर के अंदर, मोहनदास बाबा की जो समाधि है वहां पर जाते हैं, धूनी के पास जाते हैं, अरे, सारा कुछ ऐसा होता है। तो मेरी बहन निकल गई थी मंदिर के लिए अपनी एक दोस्त के साथ। वो इतनी ज्यादा रो चुकी थी उस दिन, रात से वो जब रोए जा रही थी तो उसकी आंखें एकदम सूज चुकी थी, उसका चेहरा बदल चुका था एकदम रो रो के। मैं घर के अंदर थी तो उसने ऐसे किया कि एक काम करती हूँ, मैंने कहा मैं हनुमान चालीसा का पाठ कर लूंगा, अभी मैं 100 हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। उसने बोला ठीक है। तो मैंने कहा मुझे डिस्टर्ब ना हो तो ऐसे करना कि घर को बाहर से लॉक करके चले जाना, क्योंकि ऐसे तो अगर बाई चांस कोई आता है तो उठना भी पड़ सकता है मुझे, और मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। तो उसने बोला ठीक है। अरे, और उसी बीच में मैंने हनुमान चालीसा का पाठ किया और वो सालासर चली गई। वहां पर उसने नारियल बांधा और वहां से वापस आई, तब तक मेरे हनुमान चालीसा भी कंप्लीट हो गए थे। और उसी बीच मम्मी का फोन आया कि पापा को ठीक है, थोड़ी देर मतलब उनको चेकअप वगैरह नहीं हुए थे लेकिन डॉक्टर ने बोला ठीक है, अरे, पर चेकअप्स होने बाकी हैं। जब चेकअप हुए तो पता चला कि पापा के हार्ट की जो तीनों नसें थी वो पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी थी, ओके। 90% प्लस वो ब्लॉक थी। तो डॉक्टर ने बोला था कि ये बहुत ही मेरिकल केस है कि जब ये तीनों ब्लॉक थी, बट स्टिल शायद कोई थोड़ा सा छेद रहा हो या कुछ भी ऐसा कुछ रहा हो जिसकी वजह से वापस से ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो गया और उसकी वजह से इनकी जान बच गई। क्या हुआ? और इस तरीके से फिर डॉक्टर ने बोला लेकिन क्योंकि ये डायबिटिक है तो हम इनका बाईपास सर्जरी नहीं कर सकते, हम इनके स्टंट ही डालेंगे। तो उस वक्त भैया स्टंट वगैरह उनके 3 डले और 2 और डलने बाकी थे। 3 डले और उसके बाद ये संडे को सब कुछ हुआ था, मंडे को उनका ट्रीटमेंट हुआ और अगला दिन था ट्यूसडे। तो मेरी ऐसी इच्छा रही थी उस दिन कि आज ही अगर वो डिस्चार्ज होके आ जाए तो कितना अच्छा होगा, क्योंकि आज तो ट्यूसडे भी है और हम इतना घबराए हुए भी थे। तो सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ, वहां पर बाबा भी थे उनको संभालने के लिए, पापा के पास आईसीयू में। और इस तरीके से मेरे पापा वापस मंगलवार को घर आ गए। ये मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा अनुभव रहा है भैया, क्योंकि आप अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करते हैं, आप उनको कभी खोना नहीं चाहते। और इस तरीके से सब कुछ मैंने देखा को किस तरीके से भगवान उनको वापस हमारे पास वापस लेके आ गए। आई होप अभी और आप पिताजी की सेहत कैसी है? अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है भैया। क्या हुआ? डॉक्टर ने कुछ प्रिस्क्रिप्शंस दिए थे कि आप इन राइट। सब चीजों का ध्यान रखिए, तो बस उनका ध्यान रखा गया और अब वो बिल्कुल ठीक है। अच्छा लगा जानकर। देखिए, आपके अनुभव बहुत ही भावपूर्ण है। मैं शुरुआत से आपको सुन रहा था। ऐसा समझिए हम आपके साथ, आप अकेले नहीं थे सालासर, हम आपके साथ थे सालासर, हम आपके साथ थे कैची धाम। आपने एक-एक शब्द में जो अपने अनुभव को बताया, मतलब हर एक शब्द हमारे हृदय में उतर रहा था। आँखों के सामने वो पिक्चर चल रही थी और स्पेशली एक युवा के मुख से प्रभु के नाम का सत्संग सुनना, ये कितनी बड़ी बात है। बहुत अच्छा लगा। धीर, गंभीर, आराम से एक-एक शब्द अपने हर एक अनुभव को डिटेल में, मतलब हर एक चीज़ हमारे, ऐसा लग रहा है हमारी आँखों के सामने ही चल रहा है। बहुत बड़ी और विशेष कृपा है। हनुमान जी, राम जी आपके जीवन में तो नीम करोली बाबा आपके जीवन में स्वतः ही आ गए। आपको खुद को पता नहीं चला। जहाँ पे एक समय क्वेश्चन मार्क था, ये कौन है? क्यों आए वीडियो में? ऐसे अनुभव क्या? और आज देखो आपका उनके प्रति विश्वास अटूट हुआ।
प्लस आपको उन्होंने कैची धाम भी बुलाया, सारी व्यवस्था कर दी। और एक सबसे बड़ी बात, आप युवा हैं और आपके अंदर एक एक्सेप्टेंस है। जहाँ-जहाँ पे आपके अंदर जो आपने माइनस पॉइंट कन्फेस किए कि हाँ, ये मेरा इस समय पर मेरा ओवर कॉन्फिडेंस था, इस समय पर मैं नेगेटिव हो गई थी। कई लोग छुपाते हैं, हर एक क्योंकि यही तो है, ये कई लोग कहते हैं ना कि आपकी वीडियोज़ से हमारे सवालों के जवाब मिलते हैं, हम कनेक्ट हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रॉ इमोशंस हैं। आपने जैसे किन्हीं भक्त का अनुभव देखा, आप इंस्पायर हुए, तब जाके आपको भी प्रेरणा हुई। तो आपके अंदर वो एक्सेप्टेंस है, हाँ, ये मेरे अंदर खामियाँ थी, पहले मुझे लगा था सब सही चल रहा है। मगर जैसे माता-पिता अपने बच्चे को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कहीं न कहीं छोटी-मोटी बाधाएँ जैसे होता है ना कि भई वो उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए चैलेंजेस डालते हैं, वैसे ही आपके जीवन में वो चैलेंजेस आए। धीरे-धीरे आपको पता चला कि नहीं, ये मैं नहीं कर रही थी, ये एग्ज़ाम्स कराने वाले कोई और थे। बल, बुद्धि, विद्या जैसा आपने कहा, तीनों को आपके जीवन में प्रभु ने उतारा। तो जीवन में जो भी चैलेंजेस आते गए, उससे आप उभरते गए और बड़े-बड़े असंभव कार्य संभव हुए और हम यही प्रार्थना करते हैं सभी के माता-पिता को मैं तो यही कहूँगा दीर्घायु मिले, आपके पिताजी को भी लंबी आयु मिले, यही प्रार्थना और आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे, यही प्रार्थना है। और आगे बढ़ने से पहले एक सवाल पूछना चाहूँगा बहन, जैसे आज हमने आपकी इतनी सुंदर जर्नी सुनी, बहुत अच्छे-अच्छे अनुभव शेयर किए। वैसे अपने हमारी चैनल में भी बाकी भक्तों के अनुभव सुने होंगे। तो वैसे आप हमारी वीडियोज़ कब से देख रहे हैं? बाकी भक्तों के अनुभव देखकर, सुनकर, जानकर आपको क्या प्रेरणा मिली? आप अपने भाव अपने शब्दों में बता सकते हैं। तो कई सारे ऐसे रहे हैं एक्सपीरियंसेस जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगे, जिनसे मैं बहुत ज्यादा सीखी। कई ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे हैं जिनको देखकर मैं बड़ी इमोशनल भी हुई। तो जैसे कि वो एक अंकल आए थे जिन्होंने 1.25 लाख राम नाम जप जी, करना जी। सिखाया था। यस। बड़ा सुंदर, जिससे मैं बहुत इंस्पायर हुई, मैंने भी किए हैं। और उसके अलावा जैसे सो हनुमान चालीसा पढ़ना कभी, ये भी मैंने सीखा। और दिल्ली से एक भैया आए थे, उनके साथ उनकी बहन आई थी, संतोष दीदी, जी, जी, जी। जिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम थी। ओह! तो ये बहुत ऐसी चीजें रही है जिनकी वजह से मैं और ज्यादा स्ट्रांग बनी। जिनको मैंने देखा कि सब लोग कितनी हिम्मत रख रहे हैं, प्रभु तो हैं, बस विश्वास बना के रखो। तो भैया ये सारे चेंजेस और ये सब है, भगवान है। और आज के टाइम में भैया मेरा लाइफ इस हुँ। तरीके से हो गई है कि मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं बहुत काम हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे खुश रहने के लिए अब कोई रीजन नहीं चाहिए, मैं बिना बात के खुश हूँ। तो भैया ये मेरे लाइफ के अंदर सबसे बड़ा चेंज है अब तक का। ये भक्ति की शक्ति है बहन और जैसे-जैसे हम प्रभु के निकट जाते हैं, तो हमारा जो जीव है वो स्थिर हो जाता है, समभाव। ये मैंने एक शॉर्ट्स में भी अपने विचार रखे थे कि अगर दुःख आ रहा है तो हम ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, अगर सुख है तो हम ज़्यादा ओवर एक्साइटेड नहीं होंगे। ये भक्ति की शक्ति है। आप जिन भी देवी-देवता को भजो, जैसे आप हनुमान जी के निकट हैं और जैसे-जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं वो मतलब हर एक छोटी से छोटी चीज़ के लिए रिएक्ट करते थे ना पहले, वो करना हम बंद कर देते हैं। सब कुछ हाल जो होगा अच्छे के लिए होगा। अब तो प्रभु को जीवन की डोर दे दी है, सँभालने वाले वे हैं। तो वो एक स्थिरता खुद ब खुद आ जाती है, जो आपके अंदर दिख रही है। धन्यवाद बहन, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें। ये यही यही है सभी भक्तों के एक-दूसरे के अनुभव देखते हैं कुछ ना कुछ सीखने मिलता है, किसी को संकल्प के बारे में पता चलता है, किसी को अर्ज़ी, किसी को 1.25 लाख नाम। तो हम भाई-बहन जो भी है सनातनी, सब एक-दूसरे के अनुभव शेयर करते हैं। बस एक ही है, प्रभु के निकट जा रहे हैं, बस यही और कुछ नहीं। धन्यवाद, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट करें और इन फ्यूचर भी जब भी आपको लगे और भी नए अनुभव हुए हैं, इस भाई को मैसेज करिएगा। मैं फिर से जुड़ना चाहूँगा और आपके अनुभव भक्तों तक फिर से पहुँचाऊँगा। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य तो नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में हमारे प्रिय बालाजी महाराज का बखान करना चाहें तो किस तरह करना चाहेंगे आप? बहुत ही मुश्किल सवाल है भैया ये, क्योंकि हम उनका बखान कर ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। और एक बात और है भैया जो मैं हमेशा उनसे कहना चाहूंगी, कहूँ दंडवत प्रभु सन, तुम ही कहूँ कर जोरी, बार बार रघुनायक ही सुरति कराहू मोही। धन्यवाद बहन। बहुत ही सुंदर और अनमोल शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। यही प्रार्थना है कि आपकी भक्ति ऐसे ही बढ़ती रहे। ऐसा समझिए ये तो शुरुआत है। जीवन में जैसे-जैसे आप आगे बढ़ेंगे भक्ति के मार्ग पर, गुरुजनों की वाणी सुनेंगे, ग्रंथ पढ़ेंगे। अभी बालाजी महाराज जी आपकी भक्ति है, आपको अलग-अलग भक्तों से मिलाएँगे, अलग-अलग गुरुजनों से मिलाएँगे कि आपकी भक्ति खुद ब खुद बढ़ती ही जाएगी।
धन्यवाद, बहुत ही सुंदर अनुभव शेयर किए। और आपको तो पता ही है, सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएंगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय। वंस अगेन बहन, थैंक यू वेरी मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान।